गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवृत्तिता में इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम से ही अपने को समझ में आता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एफिनिटी को प्रदर्शित करना, बंधुत्व या उससे संबंध प्रदर्शित करना। किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव के विपरीत है, क्योंकि हमने देखा आयनन विभव में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसे आयनन विभव के द्वारा अपन पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो कोई भी पदार्थ का जो परमाणु होता है वह परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋण आवेशित कण है, अतः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वह ऋण आवेशित हो जाएगा। और जब वो कण ऋण आवेशित होगा तो उसमें आवेश आ जाएगा, वो ऋण आयन कहलाता है। और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु भार 35.5 है, परमाणु क्रमांक 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 7। बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह बहुत ही आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ऋण आवेशित या एनायन ऋण आवेशित कण बना लेगा। तो क्लोरीन यह क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बना, Cl- बनता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया किसी भी। अब एक बार इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा फिर से बता दूं। किसी भी विलगित परमाणु के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋण आयन बनने से प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। कोई भी तत्व है, उस तत्व का विलगित आइसोलेटेड परमाणु को लेते हैं और उस परमाणु से ऋण आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं। इसकी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्या होता है कि जब कोई पदार्थ से 1 इलेक्ट्रॉन अगर वो ग्रहण कर रहा है, अपना अष्टक तो पूर्ण किया, इसके पास ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए इसको ऊर्जा जो थी वो उत्सर्जित हो गई। लेकिन अब क्या होगा, यदि इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसको ग्रहण करना है, तो चूंकि यह पदार्थ पहले से ही ऋण आवेशित हो चुका है और ऋण आवेश अगर हम उसको डालेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित ना होके ऊर्जा अवशोषित होगी। ठीक है, तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे, ऋणात्मक। अर्थात पहला इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय
ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करना है तो क्या होगा उस समय? जैसे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऑक्सीजन परमाणु भार 16, परमाणु क्रमांक 8, तो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत आसानी से ग्रहण कर लेगा और उस समय ऊर्जा उत्सर्जित भी होगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा? चूंकि ये पहले से ऋणावेशित हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ऋणावेश तो आ ही गया। जब ऋणावेश आ गया है तो दूसरा एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है उसे, तो उस समय ऊर्जा अवशोषित होगी और ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी दूसरा के लिए। ठीक है। अब आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता से क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखें कि आवर्त सारणी में 2 चीजों को पढ़ना पड़ता है हमें, आवर्त के बारे में भी और वर्ग के बारे में। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी आवर्त हो, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, जो भी हो, उस समय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि आवर्त सारणी का जो पहला, या हम दूसरा आवर्त से लेते हैं, पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा से लेते हैं हम, दूसरा लिथियम से प्रारंभ करेंगे और फ्लोरीन तक जाएंगे, या अपन बोल सकते हैं नियोन तक चलते हैं। ठीक है। तो जब हम प्रथम समूह, फिर दूसरे समूह का तीसरे करते करते 0 समूह तक हम अगर पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं? लिथियम, उसके बाद फिर बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। ये दोनों हो गए एस ब्लॉक के तत्व, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये हो गए पी ब्लॉक के तत्व। इसके बाहरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका आयनन विभव अधिक होगा, क्योंकि ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ये जहां पे 7वें समूह में पहुंच रहे हैं, इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1, और इसका अष्टक पूरी तरह से पूर्ण है। ठीक है। तो अब इनकी आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है लिथियम के लिए 0.54, लिथियम के लिए 0.54, बेरिलियम के लिए 0 है, इसके बाद बोरान के लिए 0.3, कार्बन के लिए 1.2, नाइट्रोजन के लिए 0.2, ऑक्सीजन के लिए 1.8, फ्लोरीन के लिए 3.6 और नियोन के लिए 0। बेरिलियम के लिए 0 है। आप देखिए क्रमशः मान बढ़ते जा रहा है, 0.54, इसके बाद 0 हो गया है। ठीक है। इसके बाद फिर 0.3, कार्बन का 1.2,
नाइट्रोजन का फिर कम हो गया है, ऑक्सीजन का 1.8, फ्लोरीन का 3.6। क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि मैंने ये बताया कि बाएं से जब हम दाएं की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 0.54 था और यहाँ पे बढ़ के 3.6 हो चुका है, बढ़ते हुए क्रम में है। लेकिन बेरिलियम द्वितीय समूह का सदस्य है, इसका अष्टक पूर्ण है, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्रमशः आगे बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ हम नाइट्रोजन में देखते हैं इसका फिर मान, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैसा हो गया? कम हो गया। क्या कारण है? इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होने का कारण यह है कि इसका जो कक्षक होता है डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जो है, पी कक्षक कैसा है? अर्धपूरित कक्षक है। तो हुंड के नियम के अनुसार या तो पूर्ण पूरित कक्षक हो या फिर अर्धपूरित कक्षक हो। क्या होगा? वो स्थायी होगा अपेक्षाकृत। तो इसलिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 हो गई है। इसका तो अष्टक पूर्ण है ही, 18वां समूह 0 समूह, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होगी ही। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता इन दोनों से इससे अधिक होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, परंतु ये भी बहुत कम है। तो इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। हुंड के नियम के आधार पे कैसा होना चाहिए? या तो पूर्ण पूरित कक्षक होता या फिर अर्धपूरित। तो ये अर्धपूरित कक्षक है। बाहरी कक्ष में 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन है पी ब्लॉक में, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कैसी हो गई? कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को हमने किस में नापा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं। तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे ये 0.3, इस तरीके से आप इसका पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं? अच्छा सॉरी, एक चीज और बताना हम भूल गए हैं। ये तो हो गया बाएं से दाएं चलने पर, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, है ना, ये लिथियम, ये तो आवर्त के लिए हो गया। अब वर्ग के लिए भी पढ़ लें। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से जब हम नीचे की ओर चलते जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होते जाता है। कम क्यों हो रहा है? कम होने का कारण भी है इसका परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, और इस कारण से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे, यहाँ तो बाएं से दाएं था, यहाँ पे क्या होता है ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला है परमाणु का आकार। कारक लिख दें यहां। कारक में पहला हो गया परमाणु का आकार। परमाणु का आकार इलेक्ट्रॉन बंधुता पर परमाणु का आकार किस तरीके से प्रभाव डालता है? आकार बोलने से ही अपने को समझ में आ जा रहा है, किसी भी तत्व के परमाणु की नाभिक से दूरी का बढ़ना, है ना। तो जैसे जैसे नाभिक की दूरी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, वह इस नाभिक के आकर्षण क्षेत्र से दूर होते जाएगा। कैसे? इसके अंदर प्रोटॉन है तो ये धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है तो हम ये देखते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन ये धन आवेश के एकदम पास है, इसलिए इसको बहुत आसानी से अपनी ओर आकर्षित
कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन की आकर्षण क्षमता जो है वो कम होती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ते जाती है। नाभिक की दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाएगा। आवर्त में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर हम एक आवर्त को देखें, जैसे अभी अपने देखा था, तो उसमें क्या होता है, आकार छोटा होता जाता है, उसके कक्ष की संख्या, कोश की संख्या बराबर होगी। अगर द्वितीय आवर्त है तो द्वितीय आवर्त में 2 ही कक्षक होंगे, तृतीय आवर्त है तो तृतीय आवर्त में 3 कक्षक होंगे, है ना। तो अगर हम द्वितीय आवर्त पढ़ रहे हैं तो द्वितीय आवर्त के जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों में उसके जो कक्ष की संख्या है, जो कोश की संख्या है, वो कितनी है, 2 है। अब 2 है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे लिथियम के पास बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन के पास जब हम पहुंचे तो फ्लोरीन के पास ये पहला कक्ष और ये दूसरा कक्ष, इस दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लिथियम के पास 2 ही कक्ष थे, दूसरे कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, पहले में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन में पहुंचते हैं, पहले में 2 लेकिन दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, इसलिए इसके परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। जब परमाणु त्रिज्या छोटी हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाएगा। परमाणु का आकार कब बढ़ रहा है, जब किसी भी एक समूह में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। प्रथम समूह ले लीजिए, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने से क्या होगा, ये अभी लिथियम के पास से 2, सोडियम के पास 3, पोटेशियम के पास 4, तो इसका आकार बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई, है ना। इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ गई तो ये इसके आकर्षण क्षेत्र से अधिक दूर चला गया है, तो इसको निकालना सरल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव का विपरीत होता है। अब ऑक्सीजन के लिए बताया था, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान मैंने बताया था 1.8 था। लेकिन यदि ऑक्सीजन का हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऑक्सीजन में अगर हमने पहले 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कितना था, 1.8 था। लेकिन अब ये ऋणावेशित हो गया है। जब ये ऋणावेशित हो गया तो जब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वह हम ऋणात्मक रूप से लिखेंगे, ठीक है। वो हो जाता है 7.3, लेकिन ये धनात्मक था 7.3, ये मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब हमने इसमें डाला था तो पहला इलेक्ट्रॉन डालने में तो वो आसानी से ग्रहण कर लिया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। अब ये ऋण आवेशित हो चुका है, चूंकि ऋण आवेशित हो गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो मान काहे में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू थी ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़कर 7.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। इसके पश्चात आपको पढ़ाऊंगी ऋण विद्युतता के बारे में या विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन पढ़ चुके हैं, अब इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे
ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युता। यह इलेक्ट्रॉन बंधुता, जैसा अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव का विपरीत था। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत ऋणता। तो जब किसी पदार्थ में कोई तत्व है, उसके अणु में परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत ऋणता या ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? अणु में परमाणु के द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति या आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता या ऋण विद्युता कहलाती है। तो जब दो अलग अलग परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध होता है, विद्युत ऋणता कौन से पदार्थ प्रदर्शित करेंगे? जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध हो। ठीक है, सहसंयोजी बंध किसको कहा जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना। तो यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन को देते हैं ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, बल्कि दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं? ऐसा पदार्थ बनाते हैं जिसके बीच में जो बंध होता है उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, धन क्लोरीन, क्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी से बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के द्वारा क्या करेंगे? साझा करेंगे और साझा करके बंध बनाएंगे, सहसंयोजी बंध। तो जब पदार्थ बनेगा उसमें हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो आंशिक रूप से क्लोरीन की ओर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये दोनों के बीच में साझा हुआ है, लेकिन चूंकि क्लोरीन के पास अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, और इसलिए यह हाइड्रोजन के पास का इलेक्ट्रॉन क्लोराइड की तरफ थोड़ा सा अधिक निकट आ जाएगा, है ना। तो इसके कारण क्या होगा? क्लोराइड आंशिक रूप से ऋण विद्युतीय हो जाएगा और हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश आ जाएगा। क्लोराइड में आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म, किसका इलेक्ट्रॉन युग्म? जो क्लोराइड परमाणु पर है वो क्लोराइड के अधिक निकट आ गया है। अब अधिक निकट आया है तो उसमें कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो क्या हो जाएगा? वो आंशिक रूप से ऋण आवेशित हो जाएगा। इसी तरीके से चूंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन से साझेदारी की थी, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर बढ़ा है तो इसके पास आंशिक धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? आवर्त और वर्ग के बारे में। विद्युत ऋणता का मान किसी आवर्त के लिए या किसी वर्ग के लिए क्या होगा? तो जब हम ये देखते हैं कि लिथियम से, अर्थात प्रथम आवर्त से, प्रथम समूह से जब पदार्थ किसकी ओर बढ़ते हैं? 7वें वर्ग की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो धीरे धीरे इनका आकार छोटा होते जाएगा, आकार छोटा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास हो जाएगा, इसलिए
विद्युत ऋणता का मान भी अधिक हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल, अभी तक मैंने फर्स्ट समूह के तत्वों का एग्जाम्पल अधिकतर लिया था, आज अपन सातवें समूह का एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। सातवां समूह या 17वां समूह बोलेंगे। 17वां समूह हैलोजन परिवार कहलाता है, और हैलोजन परिवार में आप क्या देखेंगे, कौन से तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 17वें समूह के हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। इसमें से जो ये एस्टाटीन है, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब इनकी विद्युत ऋणता का मान फ्लोरीन के लिए सबसे अधिक होता है 4, क्लोरीन के लिए होता है 3.2, ब्रोमीन का 3 और आयोडीन का 2.7। ये हो गया विद्युत ऋणता का मान। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं किसी वर्ग में, तो विद्युत ऋणता का मान धीरे धीरे कम होते जाता है। क्या कारण है? कम होने के पीछे क्या कारण होगा? विद्युत ऋणता का मान कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, है ना। यह फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत पास होगा, आयोडीन का दूर होगा सबसे, क्योंकि उसका आकार बढ़ रहा है ना। ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है ना। आकार क्यों बढ़ा? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तो यह हो गया विद्युत ऋणता का मान ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? कम होते जाता है। विद्युत ऋणता का मान ऊपर से नीचे आने पर कम हुआ और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ा? एक आवर्त ले लेते हैं, कोई भी एक आवर्त में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो रही है, तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ते चला जाएगा। हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता में अंतर क्या होता है। इन दोनों में अंतर, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता विलगित परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को देना, है ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेना और ऋण आवेशित बना लेना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन से बंधुता दर्शाना, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और ऋण आवेशित कण बनाना, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हुआ विद्युत ऋणता। सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया, है ना। लेकिन जब हम विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है? सहसंयोजी बंध से बंधे हुए परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने का गुण, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने का गुण जो होता है वो कहलाता है विद्युत ऋणता। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और इस क्रिया के लिए ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है ना। जब विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, लेकिन विद्युत ऋणता की कोई भी इकाई नहीं होती। तो ये दोनों में अंतर हो गया। फिर बंधित परमाणु का गुण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता विलगित परमाणु का गुण है। विद्युत ऋणता किसका गुण हो गया? विलगित परमाणु का गुण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, और बंधित परमाणु का गुण क्या हुआ?
विद्युत ऋणता या ऋण विद्युता या विद्युत ऋणात्मकता, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब विलगित परमाणु अर्थात शुद्ध इलेक्ट्रॉन के आकर्षण करने का गुण। वहां पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं हो रही है, सीधे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण था। आया समझ में इन दोनों में अंतर? अब इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाने के पहले एक बार और बताऊं कि जो शून्य समूह होता है, शून्य समूह के तत्वों की विद्युत ऋणता कैसी होगी? शून्य होगी, है ना? क्यों शून्य है? क्योंकि उसका जो अष्टक है वो पूर्ण है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। अब अगला पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ये है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहा जाएगा? किसी अणु के एक परमाणु में उपस्थित आवेश को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो किसी भी अणु का परमाणु लिया, उस परमाणु पर उपस्थित आवेश, उस आवेश को ही तत्व की, मतलब जितना भी आवेश होगा वह आवेश उस तत्व की क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? जब किसी परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? +1। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेशित है? ऋण आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? -1। 2 कर रहा है तो -2, 7 कर रहा है तो -7। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जब कोई पदार्थ है, कोई भी तत्व है, वह अगर संयोग नहीं करता है, जैसे शून्य समूह के सदस्य है ना, वो आसानी से यौगिक नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण है। जब अष्टक पूर्ण है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? उनकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होगा। तो 18 जो समूह है, आप ये देख रहे हैं कि ये हर चीज में अपवाद की तरह नजर आ रहा है, और उसका कारण क्या है? ये अक्रिय है। अक्रिय गैसें हैं, पूरी गैसें हैं। इसमें जो अंतिम गैस है रेडॉन, वो क्या है? रेडियोएक्टिव है। पूरी जो गैसें हैं, ये गैसें, इनका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये आसानी से क्रिया नहीं करते, और जब ये आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, आसानी से यौगिक भी नहीं बनेगा। अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्रथम समूह ले लें। प्रथम समूह का कोई भी एक सदस्य, क्या लोगे? लिथियम। परमाणु क्रमांक हो गया 3। ठीक है, परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 1। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। परमाणु क्रमांक हो गया 4, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 2। उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरान।
परमाणु क्रमांक 5। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। अपन क्या देख रहे हैं, जब हम बाएं से दाएं की ओर, ये आवर्त के लिए पढ़ रही हूं मैं, लिखा मैंने ऐसा है, लेकिन ये किसके लिए है, ये सब आवर्त के लिए। आवर्त यानी बाएं से दाएं की ओर चलना, है ना। तो जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रथम समूह के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय के पास बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तृतीय समूह के सदस्य के पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई है। 7वें समूह में जब पहुंचेंगे, 7वां फ्लोरीन, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 7 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 9 हो गया, तो बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेगा, धन आवेशित पदार्थ बनाएगा। फ्लोरीन 7वां समूह का सदस्य, यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसमें कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो फ्लोरीन में ऋण आवेश 1, लिथियम में धन आवेश 1। इस तरीके से आवेश के आधार पे हम किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ पदार्थ ले लेते हैं, कोई आवर्त ले लेते हैं या कोई वर्ग ले लेते हैं। हम ये देखेंगे कि किसी भी वर्ग में उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकती है। तो पहले समूह के सभी सदस्यों की ऑक्सीकरण संख्या +1 ही होगी, दूसरे की +2 ही होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद तीसरे समूह से लेकर के 7वें समूह तक के जो सदस्य होते हैं वे परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 से अधिक होगी। जैसे उदाहरण के लिए ले ले नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार के पास NS2 और NP1 है, तो यह +1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है, +3 भी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है ना। तो और संक्रमण धातुओं की विशेषता ही मैंने बताई थी। जो डी ब्लॉक के तत्व थे, डी ब्लॉक के सभी सदस्य परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। एफ ब्लॉक के सदस्य भी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पदार्थ के या कोई भी तत्व है, तत्व के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है। थैंक यू। बच्चों, परमाणु की संरचना पढ़ाते समय ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता मैंने 1.8 बताई है, 1.8, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 1.48। तो इसे आप जब पढ़ेंगे तो 1.48 पढ़िएगा। थैंक यू।